दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है हिंदी नेट JRF क्लास। मैं आदित्य पाठक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साहित्य इतिहास की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम विद्यापति और अमीर खुसरो से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर विचार करेंगे। आज हमारे सामने दो कवि विद्यापति और अमीर खुसरो उपस्थित है। सबसे पहले हम विद्यापति के विषय में जानेंगे। विद्यापति के गुरु का नाम हरि मिश्र था। विद्यापति दरभंगा जिले के विपसी नामक ग्राम में जन्मे थे। इनकी 3 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, संस्कृत में, अवहट्ट में और मैथिली में। पहले हम संस्कृत की रचनाओं पर एक बार दृष्टि डाल लेते हैं। पहली रचना शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक वर्ण कृत्य। अवहट्ट से संबंधित रचना है कीर्तिलता, कीर्तिपताका। कीर्तिलता में राजा कीर्ति सिंह का यश वर्णन है। कीर्तिपताका में शिव सिंह का यश वर्णन है। मैथिली की रचना है पदावली, गोरक्ष विजय। गोरक्ष विजय नाटक है। प्रश्न किया जाता है, जिसे एक बार नेट में भी पूछा गया था, पुरुष परीक्षा किसकी रचना है। तो इससे संबंधित हमें ये याद रखना होगा कि इनके संस्कृत के कौन कौन से ग्रंथ हैं। अवहट्ट में यानी कीर्तिलता में किस राजा का वर्णन है, कीर्तिपताका में किस राजा का वर्णन है, और पदावली के तो विषय में हम लोग जानते ही हैं कि मैथिली में है, लेकिन गोरक्ष विजय एक नाटक है जो कि मैथिली में है, ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। इनसे संबंधित और महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार हैं कि ये तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबार में यानी दरबारी कवि थे। इनके विषय में भी मतैक्य नहीं है कि ये श्रृंगारी, कुछ विद्वान इन्हें श्रृंगारी कवि कहते हैं, कुछ विद्वान इन्हें भक्त कवि कहते हैं और कुछ रहस्यवादी कहते हैं। श्रृंगारी कवि के रूप में जिन्होंने विद्यापति को देखा है वे हैं हरिप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी। ये सभी विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं। भक्त कवि मानने वालों में से ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तीनों विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं। और जॉर्ज ग्रियर्सन विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानते हैं। अगले जो बच्चन सिंह हैं, बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। यह महत्वपूर्ण टिप्पणी है विद्यापति के विषय में कि बच्चन सिंह ने विद्यापति के विषय में क्या कहा है, तो विद्यापति जातीय कवि हैं। हरिप्रसाद शास्त्री ने कहा पंचदेवोपासक हैं। निराला ने विद्यापति की पदावली के श्रृंगारी पदों की मादकता को केंद्र में रखकर कहा कि ये नागिन की लहर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि हैं विद्यापति। कुल मिलाकर जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें शैव संप्रदाय से ही संबंधित माना जाता है, यानी ये शैव संप्रदाय के कवि हैं। कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद में हुई है। इनकी बहुत सारी उपाधियां हैं, जैसे अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल के विषय में तो हम लोग जानते ही हैं, और अभिनव जयदेव भी प्रसिद्ध है,
लेकिन इनके बाद भी जो कुछ जो उपाधियां हैं ये हमें ध्यान में रखनी होंगी, क्योंकि इनसे प्रश्न किया जा सकता है। नीचे में एक दिया हुआ है कि रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के प्रसंग में क्या कहा है। कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया। इसके बाद इसका जो पूर्ण अधूरा है ये वाक्य, इसको पूरा मैंने ऊपर में दाहिनी तरफ रहस्यवादी कवि जो मैंने लिखा है उसके नीचे लिखा है, वाक्य इससे पूरा होगा, तो मैं उसको भी ध्यान में रखिएगा, अंतिम में उसको जोड़ दीजिएगा। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे विद्यापति के पदों को भी। ये शुक्ल जी ने विद्यापति के प्रसंग में कहा है। इसके बाद हमारे बीच उपस्थित होते हैं कवि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। अमीर खुसरो ने 11 राजाओं का दिल्ली में शासन देखा था। इनकी रचनाएं तो बहुत सारी हैं, लगभग 100 से अधिक ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं ऐसा कहा जाता है, लेकिन खालिकबारी, इनकी पहेलियाँ, इनकी मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल आदि इनके प्रसिद्ध हैं। पहेलियों और मुकरियों में उक्ति व चित्र की प्रधानता दिखलाई पड़ती है। उक्ति व चित्र। इसके बाद जो आदिकाल के अंतर्गत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, आदिकाल की आज समाप्ति होनी है, तो इससे संबंधित जो विविध में यानी कुल मिलाकर कुछ एक्स्ट्रा को बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको बहुत सारी चीज़ों में नहीं डाला जा सका, तो ये विविध हैं और विविध के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो हमारे सामने उपस्थित हैं। एक रचना है ढोला मारू रा दूहा। ढोला मारू रा दूहा, यह 11वीं शताब्दी की रचना है। यह प्रेम काव्य है, दोहा छंद में रचित है। 17वीं शताब्दी में कुशल राय ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार कर दिया था। यानी यह रचना तो 11वीं शताब्दी की है, लेकिन जब 17वीं शताब्दी में कुशल राय आए तो उन्होंने उस रचना में कुछ चौपाइयाँ जोड़ दी और उन्हें जोड़कर इस ग्रंथ का विस्तार कर दिया। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इस काव्य का मूल कवि कल्लोल था, यानी ढोला मारू रादूहा का मूल कवि कौन था? तो कल्लोल था। एक रचना है वसंत विलास, 12वीं शताब्दी की रचना है। 84 दोहा है और श्रृंगारिक रचना है। वसंत विलास का संपादन केशवलाल हर्षादराय ने किया था। यानी प्रश्न किया जा सकता है कि वसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो उत्तर होगा केशवलाल हर्षादराय। हर्षाद राय। अपभ्रंश के 3 बंद होते थे, यानी 3 रूपों में अपभ्रंश की रचनाएं होती थीं। एक दोहा बंध में होती थी, पद्धड़िया बंध में होती थी और गे पद बंध में होती थी। चरित काव्य जो लिखे गए थे अपभ्रंश में वह पद्धड़िया बंध में ही लिखे गए थे। इसके बाद अगला पॉइंट्स है कि सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग करने वाले कवि सरहापा थे। आगे का पॉइंट्स यह है कि विभिन्न विद्वानों ने प्रथम हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो सबसे पहले आते हैं शिव सिंह सेंगर। इन्होंने पुष्य या पुंड नामक कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है और
पुष्य या पुंड का समय इन्होंने बतलाया है 7वीं शताब्दी। राहुल सांकृत्यायन ने सरहापा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनका समय 769 ईस्वी ठहराया गया है। राम कुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू हिंदी के प्रथम कवि हैं। इनका समय विक्रम की 8वीं शताब्दी बतलाया गया है। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनका समय 1184 ईस्वी ठहराया गया है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो इस प्रकार हैं। कवि भूवाल ने, जो कि 10वीं शताब्दी के थे, कवि भूवाल ने बांग्ला का प्रथम कवि सरहापा को माना था। भूवाल कवि जो थे, जो 10वीं शताब्दी की थे, हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने दोहा चौपाई में भगवत गीता का अनुवाद किया था। यानी दोहा चौपाई में भागवत गीता का अनुवाद करने वाले हिंदी के प्रथम कवि भूवाल थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के बारे में कहा है कि यह अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के विषय में लिखा है कि यह अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा ने अपभ्रंश को हिंदी से पृथक माना है। संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली, सितार वाद्य का जन्मदाता अमीर खुसरो हैं। राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि माना है। यानी राम कुमार वर्मा के अनुसार अवधी भाषा का प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। दोस्तों, इस तरह से आज हम आदिकाल को समाप्त करते हैं। आदिकाल के अंतर्गत महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं आ सकता। और यदि आए तो हम उसे देख लेंगे, लेकिन मेरी दृष्टि में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने देख लिए हैं। इसके अतिरिक्त यदि और कोई पॉइंट्स आते हैं जैसे दूसरी पुस्तकों में, तो वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। अभी जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो सारे बिंदु हम लोगों ने देख लिए। इसके बाद आदिकाल के अंतर्गत आदिकालीन रचनाओं को कालक्रमानुसार देखना है। तो वो जैसे उपन्यास श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग उपन्यास को देख रहे हैं, उसी तरह आदिकालीन रचनाओं को भी देखेंगे। लेकिन अभी पहले विभिन्न विधाओं को कालक्रमानुसार याद कर ले। उसके बाद आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल आदि आदि बहुत सारी जो इसके अंतर्गत रचनाएं आती हैं, उन सारी रचनाओं को हम लोग देख लेंगे। पहले आधुनिक काल के अंतर्गत जितनी भी रचनाएं हैं उन्हें कालक्रमानुसार देख लेंगे। उसके बाद आदिकाल से हम लोग शुरू करेंगे। इसके बाद और एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये होते हैं कि प्रमुख कवियों की पंक्ति पूछ देता है कि देसी वैना सब जन मिठा, या जही न पवन संचरी रवि शशि नाह पवैस, इस तरह से पंक्ति पूछ दी जाती है कि किन की पंक्ति है। तो इस तरह की पंक्तियों को याद करने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति ऐसी हैं जो हम लोग याद करेंगे, लेकिन अभी उन पर हम लोग विचार नहीं करेंगे। ये दो पॉइंट्स हैं, यानी पंक्तियाँ और आदिकालीन रचनाओं को कालक्रमानुसार याद करना। इन दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम लोग अंत में देखेंगे, जब हम लोग आदिकाल और बाकी सारी चीज़ें ख़त्म कर लेंगे तब। अभी हम आदिकाल के बाद भक्तिकाल में अगली बार प्रवेश करेंगे। भक्तिकाल के अंतर्गत देखेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण क्या क्या टॉपिक्स हैं, उनके अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण बातें आती हैं। लेकिन इसी तरह से हम लोग भक्तिकाल, रीतिकाल आदि समाप्त करते हुए
जब आधुनिक काल में भी प्रवेश करते हुए सब कुछ समाप्त कर देंगे, तब हम लोग इसमें आदिकालीन रचनाओं को और उनके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ आती हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से अगले वीडियो में हम लोग भक्ति काल में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।